छत्तीसगढ़ की सत्ता पर कौन काबिज होगा, ये सवाल सबसे बड़ा है और यही सवाल पूछने के लिए आज हम फिर बैठे हैं, विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे बड़ी चर्चा और सबसे गहन विश्लेषण आज हम करने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सत्ता पर कौन काबिज होगा। इसका जवाब 3 दिसंबर को सभी के सामने होगा, लेकिन उससे पहले तमाम एजेंसियों की ओर से सामने आए महा एग्जिट पोल ने सियासी हलचल बढ़ा दी है और कीर्ति भी मेरे साथ में है। हम दोनों मिलकर इस गहन चर्चा की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, तो एग्जिट पोल पर नजर डालें तो इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि 3 दिसंबर से पहले नेताओं की चिंता थोड़ी बढ़ गई है। करेंगे आज छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों का बारीकी से विश्लेषण, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर डालें। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए। दोनों ही चरणों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपनी अहम भूमिका निभाई, तो वहीं अब सभी को नतीजों का इंतजार है, जो कि 3 दिसंबर को सभी के सामने होंगे। लेकिन उससे पहले तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल ने सियासतदानों की नींद उड़ा दी है। 2018 में पब्लिक बोल रही थी, 2023 में जितना पब्लिक बोल रही है उससे ज्यादा खामोश है। इस खामोशी के मायने क्या है, इसका पता 3 तारीख को लगेगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। इस बीच में कांग्रेस को भरोसा है कि उसने जो काम किए हैं, उसने जो वादा किया है और जो वादा निभाया है, उस पर जनता मुहर लगाएगी, जबकि बीजेपी को अपने माइक्रो मैनेजमेंट पर भरोसा है। बहरहाल सबको इंतजार है 3 तारीख का। साल 2018 की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 68 सीटों पर जनता ने कांग्रेस का साथ दिया था। वहीं बीजेपी को मात्र 15 सीटों पर संतुष्ट रहना पड़ा और अन्य के खाते में 7 सीटें गई। लेकिन 2023 के जो एग्जिट पोल सामने आए वो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। अब जरा इस महा एग्जिट पोल पर नजर डालिए, जिसके सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कुछ एजेंसियां जहां कांग्रेस को आगे बता रही हैं, तो कुछ बीजेपी को सत्ता दिलाती नजर आ रही हैं। यही कारण है कि अब बयानबाजी का दौर भी चरम पर है। 46 और 48 में नहीं रुकने वाला है, ये जाके 52 और 55 तक जाएगा। और ये रुझान जो स्पष्ट रूप से लोगों को समझ में नहीं आया, उसमें महिलाओं का जो रुझान है और युवकों का जो रुझान है और घोषणा पत्र का जो मुद्दे हैं, ये वोटों के रूप में तब्दील होते हुए दिख रहा है और उत्साह का वातावरण छत्तीसगढ़ में आज भी है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 3 तारीख को गिनती हो जाने के बाद पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस जो है फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी और निश्चित रूप से जो वादों का विशेष रूप से असर हुआ है, जनता ने इस बात को भी देखा कि 15 वर्ष जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रही और जो वादे किए वो कितने वादे पूरे हुए। इसलिए जो कांग्रेस ने इस बार फिर से जो अपने घोषणा पत्र में जो भरोसा पत्र जो जारी किया था, उसमें जो वादे किए हैं, उस पर प्रदेश की जनता ने ज्यादा भरोसा किया है। महा एग्जिट पोल के सामने आने के बाद अलग अलग कयासों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन अभी असली नतीजे बाकी हैं, जो कि 3 दिसंबर को सामने आएंगे। उन नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर सूबे की जनता ने किसका साथ निभाया और किसका साथ छोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और विश्लेषण करने इसके साथ ही हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ने वाला है, जिनसे हम चर्चा करेंगे और कई सारे हमारे पत्रकार भी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार 2018 की क्या तस्वीर रही थी, क्या नतीजे रहे थे। तो आपको एक एक संभाग का सटीक विश्लेषण हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग है। छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग है, जिसमें सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग शामिल है और हर संभाग का अपना एक अलग सियासी गणित और विशेषता है। तो अलग अलग संभागों को लेकर के तृप्ति हम जिस तरह से चर्चा आगे करने वाले हैं, वो एक बार फिर से जनता को बता देते हैं कि वो कौन कौन से संभाग है जिस पर हमारी नजर रहने वाली है। तो संभागों की बात करें तो सरगुजा संभाग है जिस पर हमारी नजर रहने वाली है। इसी के साथ ही बात करते हैं तो बस्तर संभाग पर हमारी नजर रहने वाली है। अलग अलग संभागों को लेकर के चर्चा हम करने वाले हैं। बिल्कुल।
अलग अलग संभागों की अगर बात करें तो बस्तर, सरगुजा, दुर्ग, रायपुर, ये तमाम संभाग है। बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग शामिल है और हर संभाग का अपना एक अलग सियासी गणित और विशेषता है। 2018 के नतीजे आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस 68 सीटों के साथ में और 15 सीट के साथ में बीजेपी रही, 7 सीटें अन्य को गई थी। लेकिन इस बार क्या कहता है गणित, ये जानने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से। एक बड़ी शख्सियत हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन हर पहलू पर अच्छी खासी समझ और जानकारी के साथ में वो लगातार हमारे बीच रहते हैं। सुनील कुमार जी जुड़ गए हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शुक्रिया। पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव 2023 का किन मायनों में खास आपको लगता है? दूसरी बात यह कि बीजेपी और कांग्रेस के कौन से ऐसे मुद्दे हावी रहे जिसका जनता पर असर पड़ा होगा जो नतीजों में दिख सकता है? ये चुनाव इस मायने में पिछले चुनावों से अलग है कि ये पहली निर्वाचित कांग्रेस सरकार का चुनाव है। ये 3 सरकारें बीजेपी की रही। सबसे पहली सरकार जो जोगी की थी वो निर्वाचित सरकार नहीं थी, वो मध्य प्रदेश से विरासत में मिले हुए विधायकों से बनी सरकार थी। कांग्रेस ने 5 साल का कार्यकाल ये पहली बार पूरा किया है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस को एक घोषणा पत्र बनाने और उसको लागू करने का पूरा मौका पहली बार मिला था। पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में या अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के इतिहास में छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में कांग्रेस की इतनी बम्पर मेजॉरिटी पहली बार यहाँ पे आई थी 2018 में कि कांग्रेस पार्टी दावा करती थी 55 सीटों का, उसको मिली थी 68 सीटें। कांग्रेस भवन की छत टूट गई थी, इतना छप्पर फाड़ कर जनता ने कांग्रेस को सीटें दी थी। इन सब मायनों में 2018 के चुनाव बिल्कुल अलग थे। उस सरकार के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने के बाद में अब जो ये चुनाव हो रहे हैं, तो ये कांग्रेस को एक पूरा मौका इसने दिया इन 5 सालों ने कि वो अपने पिछले घोषणा पत्र, अपने कार्यकाल, इनकी कामयाबी को बता सके, अपनी साख को बता सके और मोदी सरकार के मुकाबले छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अपना एक कार्यक्रम पेश कर सके। छत्तीसगढ़ में भाजपा कहीं भी पिक्चर में नहीं है, मोदी के नाम पर भाजपा यहाँ चुनाव लड़ रही थी। तो ये भूपेश बघेल वर्सेस नरेंद्र मोदी, इस किस्म का कुछ ये चुनाव था। इस मायने में ये चुनाव अलग है। पिछले 23 साल का छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है उसमें ये सबसे अलग चुनाव है, जिसमें राज्य के एक नेता और देश के एक नेता, इनके बीच में ये मुकाबला चल रहा है। केवल मोदी के चेहरे पे भाजपा ये चुनाव लड़ रही है, ये पहली बात हुई। इस मायने में ये चुनाव पिछले 2018 के चुनाव से भी अलग है और पिछले किसी भी चुनाव से अलग है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस और भाजपा अपने एजेंडा को लेके आमने सामने हैं। एक बड़ी अजीब स्थिति है कि कांग्रेस का 5 साल का कार्यकाल, नरेंद्र मोदी का 9 साल का कार्यकाल, इन दोनों का जब एक मुकाबला होता है, इन दोनों के इलेक्शन मैनिफेस्टो का मुकाबला होता है, तो जो आर्थिक कार्यक्रम सामने रखे गए हैं, जो लोगों को सीधे फायदा देने वाले जो कार्यक्रम रखे गए हैं सामने, उन कार्यक्रमों की जब तुलना होती है, अगर हम केवल मैनिफेस्टो, अगर हम केवल घोषणा के आधार पे तय कर लें कि इनमें से कौन सी पार्टी जीत रही है, तो कांग्रेस जीतते हुए दिखती है। इसका मैनिफेस्टो इतना वजनदार था, इसकी घोषणाएं इतनी वजनदार थी। ये एक अलग बात है कि एग्जिट पोल जो है वो भी इसी बात को बता रहा है कि शायद माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, शायद कांग्रेस की सरकार बनने की अधिक संभावना है। मैं सीटों के और जीत के भविष्यवाणी पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि जो आर्थिक कार्यक्रम दोनों पार्टियों ने सामने रखे, जो वोटरों को फायदा देने के कार्यक्रम सामने रखे गए, उनको अगर देखें तो बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले पासंग भी नहीं बैठती थी। बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले कहीं टिकती नहीं थी घोषणाओं के मामले में। जैसे मैं आज दो तीन बड़ी घोषणाओं से मैं तुलना करना चाहता हूं, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में रही और बीजेपी के घोषणा पत्र में कोई जगह नहीं थी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र के पहले ही कर्ज माफी की घोषणा करती थी, जो उसने 5 साल पहले ईमानदारी से
कर दिखाया था। लोगों ने देखा हुआ है, टेस्टेड और ट्रस्टेड साबित हुई है कांग्रेस उस मामले में। तो कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा है जिसमें 19 लाख किसान परिवार सीधे प्रभावित होते हैं, करीब 75 लाख वोटर प्रभावित होते हैं कर्ज माफी से, और कुल वोटर 2 करोड़ हैं यहाँ पर। 75 लाख बड़ी संख्या होती है। पहली बात, ये पिछले साल भी कर्ज माफी का फायदा पा चुके हैं। दूसरा यह है कि भूपेश बघेल की सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की, जिसका कि भाजपा के घोषणा पत्र में कोई जवाब नहीं है उसका। पूरे छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 3 लाख वोटर में से हर वोटर बिजली उपभोक्ता हैं। उनके परिवार को अगर 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी तो ये एक बड़ी बात है। 500-700 रुपए महीने का। सुनील कुमार जी, मेरा एक सवाल और है कि आपने कहा कि जो अभी तक एग्जिट पोल हमने देखा है उसमें कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त मिली है और जीत की ओर जाती दिखाई दी है, लेकिन अगर हम 2018 से तुलना करते हैं, बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बेहतर हुआ है। अगर एग्जिट पोल को देखें तो वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिसने इस बार बीजेपी को फायदा पहुंचाया हो? वो बहुत से मुद्दे हो सकते हैं। उसमें एक मुद्दा ये हो सकता है कि भूपेश बघेल की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के जितने आरोप लगे हैं, भूपेश बघेल की सरकार से जो नाराजगी है, ये याद रखने की जरूरत है कि पार्टी के शायद 71 विधायक हैं अभी कांग्रेस के, उसमें से 22 को बदल दिया गया। 2 तो उसी परिवार में टिकटें मिली, 20 विधायकों की टिकटें काट दी गई हैं, जो छोटी बात नहीं है। 1/4 से ज्यादा विधायकों की टिकट काट दी गई। उसका मतलब यह है अपने विधानसभा क्षेत्रों में वो अनपॉपुलर थे। तो उसकी एक वजह यह है कि भाजपा को अगर एग्जिट पोल में ज्यादा सीटें मिलते दिखती है तो कांग्रेस के ये 20 विधायक जिनको हटा भी दिया गया है, उसके बावजूद उनकी बदनामी जो है या उनकी अलोकप्रियता जो है, उनके विधानसभा क्षेत्रों में नए कैंडिडेट को भी असर कर रही होगी, ऐसा मेरा एक अंदाज है जी। दूसरा मेरा यह अंदाज है कि बीजेपी ने अपनी 21 कैंडिडेट की एक लिस्ट समय के बहुत पहले घोषित कर दी थी। वो 21 की 21 सीटें बीजेपी एक बार या एक से ज्यादा बार हारी हुई थी। वहां एक भी विधायक नहीं था उनका। उन 21 सीटों पर बीजेपी के लोगों ने बहुत मेहनत की थी। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि सरकार की एंटी इनकम्पेंसी आ जाती है। इस सरकार से 5 साल में जिन तबकों को भी शिकायत रही होगी उनको बीजेपी सुहा रही होगी। अभी ऐसे भी कुछ वोट हो सकते हैं। इसलिए एग्जिट पोल में पिछले चुनाव में बीजेपी को मिली 15 सीटें अभी 30 से बढ़ते हुए दिख रही हैं, 2 गुना से ज्यादा होते दिख रही हैं। लेकिन उससे वो सरकार बनाने के करीब पहुंचते नहीं दिख रही हैं किसी भी एग्जिट पोल में। अच्छा, जहां तक मुद्दों की बात हो रही थी सुनील जी, तो हमने देखा है कि इस वक्त हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी लगातार जाति जनगणना की बात कर रही है और ओबीसी को फ्रंट पे रखा हुआ है। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरीखे नेता को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया और ओबीसी का झंडा बदर करते दिख रहे हैं सारे के सारे नेता, तो लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी फैक्टर का असर पड़ा है या ये चुनाव में मुद्दा रहा है? मुझको ये लगता है कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी फैक्टर का असर कैंडिडेट सिलेक्शन में दोनों ही पार्टियों के ऊपर दिख रहा है। जहां कांग्रेस और भाजपा इन दोनों ने बढ़ चढ़कर ओबीसी तबके के लोगों को टिकटें दी है, क्योंकि देश की राजनीति में बिहार की जाति जनगणना के बाद आज ओबीसी फैक्टर इतना हावी हो चुका है और कांग्रेस में सोनिया राहुल से लेकर नीचे तक तमाम लोगों ने जाति जनगणना का वायदा किया है। जहां भी कांग्रेस की सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो दोनों ही पार्टियों ने ओबीसी फैक्टर को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। दोनों पार्टियों के बड़े बड़े ओहदों पर ओबीसी के नेता हैं। कांग्रेस के तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी के हैं ही, लेकिन अगर हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देखें अरुण साव, तो वो भी ओबीसी के नेता हैं। दोनों ही पार्टियों के बहुत सारे बड़े नेता ओबीसी तबके के हैं, कैंडिडेट बहुत सारे ओबीसी के हैं और मेरा ये मानना है कि ओबीसी के वोटर वो जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर उन्होंने कई जगहों पर वोट किया होगा। ये जब 90 सीटों के नतीजे सामने आएंगे उस वक्त ओबीसी तबके के वोटर को देखकर ये पता लगेगा कि ओबीसी के किस कैंडिडेट के पक्ष में अधिक वोट गए हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है
कि आर्थिक घोषणाओं के साये में ये मुद्दा छुप गया है ओबीसी का, लेकिन जमीन के नीचे जैसे भूजल की एक धारा रहती है, ऐसा ये मुद्दा जमीन के नीचे चल रहा है। ओबीसी एक मुद्दा यहाँ पे है, बिल्कुल ओबीसी का ध्रुवीकरण भी मुझको होते हुए दिख रहा है यहाँ पर। अगर हम संभाग वाइज बात करते हैं तो जितने संभाग हैं उसको लेकर के आपका आंकलन क्या है, और बस्तर और सरगुजा की बात करें तो ये पंजे के कब्जे में हमने देखे हैं, अब की बार का आपका आंकलन क्या कहता है? देखिए, बस्तर और सरगुजा जो हैं जब चुनाव में गए हैं, ये दोनों संभाग उस वक्त इनकी हर सीट कांग्रेस के पास थी, उससे ऊपर तो कोई जा नहीं सकते, विधानसभा में सीटें बढ़ानी पड़ेगी उसके लिए, तो वो मुद्दा अब नहीं है। सरगुजा में ऐसा लग रहा है कि सीटें आधी आधी बढ़ सकती है, 14 में से 7-7 सीटें दोनों पार्टी की हो सकती है। बस्तर को लेकर भी कमोबेश ऐसी हालत दिख रही कि कांग्रेस की सीटें वहां पे कम हो सकती है। बस्तर में 12 सीटें हैं, उन 12 सीटों में से 4-6 सीटें बीजेपी के पास जा सकती हैं, ऐसा एक अंदाज है। इन दोनों जगहों पर बीजेपी को पर्याप्त फायदा होने वाला है, कांग्रेस को नुकसान होने वाला है, लेकिन कांग्रेस अभी आसमान पर है और बीजेपी अभी छत्तीसगढ़ में गिनती के मामले में जमीन के 6 फीट नीचे है। तो ये फासला कितना नीचे आएगा कांग्रेस का और भाजपा कितना ऊपर निकलेगी जमीन से, और वोटिंग प्रतिशत भी तो काफी फैक्टर, बड़ा फैक्टर है। एक आखिरी सवाल आपसे सुनील कुमार जी, ये कि हमने देखा है कांग्रेस के मंचों से सुना है बड़े बड़े नेताओं को प्रचार के दौरान कि थोड़ी बहुत सीट मत दीजिएगा, अब जनता से आवेदन कह लीजिए, निवेदन कह लीजिए या आदेश कह लीजिए, कहा जरूर है कि थोड़ा बहुत मत दीजिएगा, जितना दिया था पिछली बार उससे थोड़ा 1.5 गुना ही दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई संभावना हो सकती है, होने वाली है, या छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, प्रत्याशी नेता हैं, इस संभावना से कभी कोई इनकार करता है क्या, जिसका भय शायद कांग्रेस को दिखा हो? मेरा मानना है कि जितने तरह मेरा ये मानना है कि जितने तरह की भावनात्मक और राजनीतिक बातें मंचों से की जा रही हैं, चाहे वो मोदी करें, अमित शाह करें या भूपेश बघेल करें, इनके असर के मुकाबले वोटरों के ऊपर आर्थिक घोषणाएं जो है, जो सीधा सीधा उनको फायदा होने वाला है, लोग उसको गिन रहे हैं, लोग कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसकी सरकार बनने पर उनका कितना फायदा होगा, और ये चुनाव पूरी तरीके से आर्थिक कार्यक्रमों की तुलना पर आधारित होते हुए मुझको दिख रहे हैं। भूपेश बघेल या किसी बीजेपी नेता की अपील जो है उसके आधार पे मुझको भावनात्मक चुनाव नहीं दिख रहे हैं। सारे राजनीतिक भावनात्मक फतवे जो हैं वो किनारे रह गए और केवल ताजा आर्थिक घोषणाएं, ताजा वायदे सिर्फ ये मायने रखते हुए दिख रहे हैं मुझको। और अब इन मायनों में से क्या कुछ गणित निकल कर आता है, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील कुमार, वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ से, उन्होंने अपना विश्लेषण रखा है, आकलन रखा है, और अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं बिलासपुर से, शैलेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है, और इसी के साथ ही कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी परिचय करवा देते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। इसी के साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुराग सिंह देव जी, नेता हैं बीजेपी के, आपका भी बहुत स्वागत है। और के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा शैलेंद्र आपसे है, बिलासपुर की 25 सीटें हैं, बिलासपुर संभाग की बात करते हैं, 25 सीटें यहां से आती हैं, और अब की बार का अगर हम वोटिंग परसेंटेज देखें तो पिछले के मुकाबले कम हुआ है, क्या इसका आप मायने निकालते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बिलासपुर संभाग पिछली बार 2018 के देखेंगे तो 18 से ये समय 24 सीटें थी, अभी जो जुड़कर अभी नया सारंगढ़ जिला बना है 25 सीटें हुई हैं। हालांकि पिछले बार के मतदाता खुलकर बोल रहे थे कि हम किसके पक्ष में वोट दिया है और किसमें हमने रुचि ली है, किसकी योजनाएं हमें पसंद आई है, लेकिन इस बार खामोश है मतदाता, कुछ कहने को तैयार नहीं हो रहे हैं। मतदाता से हम बात कर रहे हैं तो मतदाता बिल्कुल अपनी बातों को, खासतौर पर शहरी क्षेत्र के जो मतदाता है वो आगे कुछ बोलते नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता जरूर है जो भूपेश बघेल की योजना है या भूपेश बघेल के जो कर माफी को लेकर है या धान खरीदी को लेकर योजना, उनके बारे में कुछ कहते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के जो मतदाता है पूरी तरह खामोश है, किसी के बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं हो रहे हैं, एकदम इतनी साइलेंट है मतदाता 2018 के मुकाबले 2023 में कि ऐसा लगता है कि किसके पक्ष में वोट जाएगा ये कहना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि यह जो 2018 के चुनाव के 2023 का चुनाव बिल्कुल अलग है जी। और ये किन मायनों में अलग है यही समझते हैं, क्योंकि सरगुजा से जिक्र
उठा और सरगुजा चूंकि मुकुट है छत्तीसगढ़ का, 14 सीटें बहुत मायने रखते हैं। अनुराग सिंहदेव जी हमारे साथ में बने हुए हैं, लगातार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, सरगुजा पंजे के कब्जे में है, 14 की 14 अप्रत्याशित। खुद डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कहते हैं कि वो तो मतलब कभी कभार ही ऐसा होता है, आप सोच भी नहीं सकते, अनप्रेडिक्टेबल है कि इतनी पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस को मिल गई। आपको क्या लगता है इस बार क्या अप्रत्याशित हो सकता है सरगुजा में, और क्यों? देखिए, एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि इस समय सबसे अच्छी वेव बीजेपी की किसी संभाग में है तो वो सरगुजा में है। आमतौर पर जितने एग्जिट पोल में कल देख रहा था तो उसमें 14 में से 8 सीट तो पक्की बताई जा रही थी और 2 में संभावना बताई जा रही थी कि यहाँ और आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लगभग जो रुझान है उसमें यही स्थिति सरगुजा क्षेत्र की है। देखिए, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। मैक्सिमम जो सीटें पिछले बार आई थी कांग्रेस के लिए वो सरगुजा में आई थी। ये कहिए कि उस समय 18 का जो परिणाम था तो बस्तर में भी 12 में 11 सीट ही आई थी कांग्रेस की, 1 सीट दंतेवाड़ा की हम वहां जीत पाए थे। लेकिन सरगुजा ही वो क्षेत्र था जहां पर हम लोग सीटें नहीं जीत पाए थे। तो ये तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस हो गया कांग्रेस का उस समय का, जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक यदि कहा जाए तो सरगुजा में था। तो जितना बड़ा जनादेश था उतनी बड़ी अपेक्षा भी थी जनता की, उम्मीदें भी थी, और वो उम्मीदें को जब धक्का लगा, जब उसको ठेस पहुंची, जब वो आसमान से धरती पे आके गिरी, तो उसका ही उलट परिणाम अब आपको देखने को मिल रहा है कि सरगुजा में डेवलपमेंट को लेकर, सरगुजा में विकास को लेकर, सरगुजा में जो एक तरीके से कन्वर्शन के मुद्दे उठे यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में, इन सब मुद्दों पर व्यापक रूप से इस क्षेत्र में नुकसान हुआ है। तो ये तमाम वो मुद्दे रहे हैं जो आपकी बार सरगुजा की जो तस्वीर है जो 2018 में रही है उससे कहीं ना कहीं बदल सकती है, जिस तरह से जानकारी दे रहे थे। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे इसी तरह से। लेकिन तस्वीर लगातार क्या रही है पिछले चुनाव के मुकाबले अब की चुनाव में, उस पर हम विश्लेषण कर रहे हैं और विश्लेषण को इसी तरह से आगे जारी रखेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। किसका होगा छत्तीसगढ़, इसी बात पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और बारीक विश्लेषण, क्योंकि पहले एग्जिट पोल आ गए और एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भले ही राय किसी की एकमत हो ना हो, लेकिन जो अलग अलग राय से एक निचोड़ निकालने की कोशिश हम करने जा रहे हैं, उससे तस्वीर शायद 3 तारीख की साफ होती थोड़ी बहुत दिखेगी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे, एक एक संभाग का सटीक विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं, और छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग हैं, जिसमें सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग शामिल है। और हर संभाग का अपना एक अलग सियासी गणित और विशेषता है। तो बताते हैं आपको कि सबसे पहले बस्तर संभाग की बात कर लेते हैं। बस्तर संभाग का सियासी गणित क्या है ये समझाने की कोशिश करेंगे। बस्तर में विधानसभा की 12 सीटें हैं। 2018 में 12 में से 11 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। 2019 के उपचुनाव के बाद दंतेवाड़ा समेत 12 में से 12 कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। और 2023 के चुनाव में बीजेपी का बस्तर पर खासा फोकस रहा है और बस्तर में 2 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। और अब बात बस्तर में हुए वोटिंग प्रतिशत की करते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि आखिर 2018 और 2023 में हुए मतदान में कितना अंतर रहा है, कितना फर्क रहा है और क्या कुछ अब देखने को मिल रहा है। और बस्तर से सत्ता की संभावना पर देखिए आकलन। 2019 के उपचुनाव के बाद में जिस तरीके से सिनेरियो बदला, एक बार फिर से बस्तर में 12 की 12 सीटें हो गई, तो ये किस ओर इशारा कर रहा है? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चंपेश जोशी कोंडागांव सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और तमाम मेहमान भी हैं। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में, अनुराग सिंहदेव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं, के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, साथ ही हमारे साथ में राजेश जोशी जी हैं, नवभारत अखबार के संपादक हैं। पहले बस्तर संभाग की चर्चा में कोंडागांव ले चलते हैं। चंपेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चंपेश, कोंडागांव समेत बस्तर की पूरी 12 की 12 सीटें, हालांकि 2 दिन से लगातार कोहराम मचा है कोंडागांव में, लेकिन फिर भी आपको लगता क्या है कि इस बार के समीकरण क्या कह रहे हैं बस्तर के?
देखिए तृप्ति, हमेशा ही कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी बस्तर से होता हुआ गुजरता है, और ये बात गलत भी नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था 11 सीटों के बाद एक सीट बची हुई थी, वो 12 सीट हो चुके थे। ये कह सकते हैं कि बस्तर के 12 सीटों पर कब्जा कांग्रेस पार्टी का रहा है। लेकिन इस बार ये समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो बस्तर का जो इलाका है उस पे जितने विधानसभा प्रत्याशी जो उतारे हैं, दोनों ही पार्टियों ने बहुत सोच समझकर प्रत्याशी उतारे हैं। और जहां कांग्रेस पार्टी की बात करें तो एक जगदलपुर सीट थी जिसमें कसमोकस लगा रहा, अंतिम समय में प्रत्याशी उतारे गए। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने पुराने चेहरों पर फिर एक बार भरोसा किया है। तो कांग्रेस पार्टी भी कभी ये नहीं चूकी कि अगर कोई भी प्रत्याशी जनता के विश्वासों पर खरा नहीं उतर रहा है तो उसकी टिकट काट दी गई। लेकिन कम समय में ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें भी जनता के बीच अच्छा विश्वास बना लिया। यही वजह है कि अब जो आकलन लगाए जा रहे हैं तो वो बराबरी के लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर नक्सलवाद बस्तर के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन बीते 5 वर्षों में नक्सलवाद की घटनाओं में बस्तर में बहुत कमी देखने को मिली है। तो यही वजह है कि जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो बस्तर में दूरस्थ अंचलों में इसका प्रभाव देखने को मिला है। यही वजह है कि इस बार वोटिंग प्रतिशत भी जो है उन अंदरूनी इलाकों में जो नक्सल प्रभावित इलाकों के नाम से जाने जाते हैं, वहां भी प्रतिशत बढ़ता हुआ देखा गया। वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। सुरेंद्र शर्मा जी, बस्तर की 12 सीटें आपके कब्जे में रही हैं और यही वजह मानी जाती है कि छत्तीसगढ़ की जो सत्ता पर आप काबिज हुए और आपकी सरकार बनी है। खोने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, 12 सीटें हैं खोने के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए बस पानी की यहां पर तस्वीर दिखती है, क्योंकि खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी सीटें अब आप बचा पाए होंगे? क्या आपका इस आकलन है इन पूरी सीटों को लेकर के? सुरेंद्र शर्मा जी। चलिए, सुरेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार ले चलते हैं राजेश जोशी जी, संपादक हैं नवभारत अखबार के। राजेश जी, स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपसे ये है कि बस्तर समेत अगर 5 संभागों की बात करें तो इस बार तस्वीर क्या कहती है? क्योंकि संभागवार फोकस पार्टियां करती है कि किस संभाग में ज्यादा सीटें मिल जाए। बिलासपुर थोड़ा मजबूत बीजेपी के लिए रहा पिछली बार, जो अभी 13 विधायक हैं तो 7 तो कम से कम बिलासपुर से ही हैं। जहां तक बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने बस्तर और सरगुजा के दम पर अच्छी खासी सीटें रखी और सत्ता पर आई। नहीं, देखिए इस बार इसको 2 हिस्से में आप देखिए चुनाव को, मतलब 3 महीने पहले की स्थिति देखिए और भाजपा के घोषणा पत्र जारी होने के बाद की परिस्थिति देखिए। अब 3 महीने पहले बहुत स्पष्ट था कि कांग्रेस की आसानी से वापसी हो रही है, मतलब भाजपा के कई नेताओं से बीच बात होती थी, वो भी मानते थे कि हम कहीं कहीं पिछड़ गए हैं। लेकिन ये घोषणा पत्र के बाद जो एकदम ड्रास्टिक चेंज जो हुआ है बीजेपी में, यानी कमाल की चीज है वो, तब कि उसने जो पार्टी पिछड़ी हुई दिख रही थी वो टक्कर में आ गई। यानी आप जैसे आप एग्जिट पोल की बात करें तो किसी भी एग्जिट पोल में क्लियर कट में यानी एक जो लैंडस्लाइड विक्ट्री जैसा बोलते हैं ना, वैसी कांग्रेस को नहीं दी है। यानी उनका कहना है एज है लेकिन टक्कर है। और एक छोटी सी मान रहा हूं उसमें, जैसे बस्तर और सरगुजा, वहां जैसे मैं सुन भी रहा था बाकी ज्ञानी वक्ताओं को, ये बहुत साफ है कि भाई वहां पे खोने के लिए कांग्रेस के यानी बीजेपी के लिए सब पाना ही पाना है। कांग्रेस अच्छी लंबी चौड़ी मेजोरिटी में है वहां पे, और कांग्रेस भी ये मान रही है कि अब बस्तर और सरगुजा में उसको उतनी सीटें नहीं मिलेंगी, खासतौर पर सरगुजा में। यानी हम लोग का भी जो अनुमान है कि 4 से 5 सीटें बीजेपी जीतती हुई दिख रही है वहां पे। अब ये भाजपा के ऊपर है कि वो कितना इसको गेन कर पाती इन दोनों रीजन से, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस उनको यहीं पे हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज एक जो चेंज इस चुनाव में मैं देख पा रहा हूं कि एक जो 25 से 26 सीटें हैं वो सबसे इस चुनाव में सबसे अहम हो गई हैं। इन 25-26 सीटों पर कांटे की टक्कर है, मतलब भाजपा कांग्रेस के बीच तो है ही, बसपा और दूसरी छोटी पार्टियों के जो प्रत्याशी है वो भी अच्छे वोट पाते दिख रहे हैं। और यहां किसी भी तरफ नतीजा पलट सकता है, और दरअसल यही 26-27 सीटें नतीजा तय करेंगी कि सरकार किसकी बनेगी यहां पे। बिल्कुल। और एक जो जैसे सुनील कुमार जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूं कि इस बार कोई लहर जैसी ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है पूरे छत्तीसगढ़ में। कैंडिडेट यहां अहम हो गए हैं। दूसरी अहम चीज हो गई है पार्टियों की घोषणाएं,
यानी भाजपा जो अभी तक रेवड़ी की बात करती थी हर स्तर पे कि रेवड़ी और राजनीति हमको नहीं करनी है, उसने उसका पूरा स्टैंड यू टर्न लिया पूरा भाजपा ने। मेरे ख्याल से देश में पहली बार हुआ है कि भाजपा ने अपनी पॉलिसीज को लेकर इतना यू टर्न लिया, मतलब धान को लेके तो वही जो स्कीम्स जो घोषणा पत्र में शामिल की गई हैं, जिन्हें मोदी की गारंटी यहां पर पेश किया गया है, वो खेल कहीं ना कहीं भाजपा का जो है वो बेहतर कर सकती है। सुरेंद्र शर्मा जी, मेरा सवाल वही है कि आपके लिए खोने को बहुत कुछ है और बीजेपी के पास पाने को बहुत कुछ है, कितनी सीटें बचा पाएंगे, आपका गणित क्या कहता है? सुरेंद्र शर्मा जी, ठीक है, सुरेंद्र जी से दोबारा संपर्क करेंगे। अनुराग जी, सवाल आपसे, क्या मान रहे हैं कितनी सीटें अब की बार आपका जो घोषणा पत्र रहा है, जो मोदी की गारंटी रही है, वो आपको दिला पाएंगे? कितनी सीटें? देखिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से बिल्कुल ऊपर जा रही है बीजेपी, और सारे सर्वे तो 40, 42, 43, 45, 46 तक कई सारे सर्वे में आ रही है एग्जिट पोल्स में। मुझे लगता है कि एकदम 50 हम जाने वाले हैं। कई बार ये जरूर होता है सर्वे में कि जो सत्तारूढ़ दल है उनको थोड़ा एज मिलता है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये एज जो है वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है, एज बीजेपी के पक्ष में। तो निश्चित रूप से हम सरकार में वापिस आ रहे हैं। और जैसा एक विषय बहुत महत्वपूर्ण था कि हमारी घोषणा पत्र में जो महतारी वंदन योजना था, वो अपने आप में हमारी आधी आबादी के लिए इतना प्रभावी विषय था। और उसके बाद जिस तरीके से हम लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया उनका, तो उससे उनका विश्वास और मोदी जी के प्रति जो आस्था है लोगों की, उसका बहुत बड़ा करंट छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। और मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण कह दूं कि छत्तीसगढ़ में इस बार छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रति आस्था नहीं रही क्या? आप हर फेस में मोदी जी की आस्था, मोदी की गारंटी, आपको लगता है कि ये चुनाव सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व वर्सेस छत्तीसगढ़ की कांग्रेस या भूपेश बघेल रहा है? देखिए, मैंने कहा कि बीजेपी ने इसको नाम दिया था मोदी गारंटी। तो मोदी गारंटी हमेशा, देखिए, सत्ता में जो रहता है, मुख्यमंत्री अपने भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा देते हैं। तो जब हम सरकार में केंद्र में हैं, तो मोदी जी को सामने रखकर उनकी गारंटी के रूप में हमने अपना मैनिफेस्टो रखा था और इसको हमने पॉपुलर किया। और मोदी जी के प्रति क्या आस्था है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा था कि महिलाएं इस बार कांग्रेस से अच्छी खासी नाराज दिखी है ग्रामीण क्षेत्रों में। जिस तरीके से शराब का प्रचार प्रसार बढ़ा, जिस तरीके से शराब के कारण लोगों के घर बर्बाद हुए, मैं मानता हूं कि उसके कारण कांग्रेस के प्रति महिलाओं का विश्वास घटा है। तो बस्तर में कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि अब हमारी जो सीटें हैं वो बढ़ने वाली हैं और अब की बार जो नतीजे आने वाले हैं उसमें जो बहुमत होती है उससे हम आगे पहुंचने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं तृप्ति सरगुजा संभाग की, क्योंकि अगर वोटिंग प्रतिशत की हम बात करते हैं तो सरगुजा में ठीक ठाक ही बढ़त दर्ज की गई है। अगर यहाँ के सियासी गणित की बात की जाए तो सरगुजा में 14 सीटें आती हैं और साल 2008 में बीजेपी को यहाँ 9 सीट मिली थी, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें गई थी। इसके साथ ही अगर बात 2013 की करें तो साल 2013 में बीजेपी को 7 सीटें मिली, तो वहीं कांग्रेस के खाते में भी 7 सीटें आई, यानी टक्कर बराबर की देखने को मिली। लेकिन साल 2018 में बीजेपी 0 पर सिमट गई और कांग्रेस ने सभी 14 सीटों पर कब्जा जमाया। तो ये सरगुजा की पूरी बानगी हमने बता दी कि किस तरीके से सरगुजा में 2008, 2013, 2018 9, 14, 7, 14, फिर 0, 14 में से 5 कांग्रेस, 14 में से 7 और 14 में से 14 कांग्रेस। हमेशा देखा जाए तो पहले बराबरी में 2013 में, उसके बाद 2018 में पूरी की पूरी सीटें। क्या फैक्टर? सुरेंद्र जी को आवाज पहुंच रही है क्या? सुरेंद्र जी से रिएक्शन लेंगे, लेकिन चलिए ठीक है, इस पे मैं चर्चा कर लेती हूँ। के शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, सरगुजा संभाग आपको क्या लगता है, जिस तरीके से 2008 के नतीजे थे और 2013 में बराबरी पर थी बीजेपी और कांग्रेस दोनों, लेकिन 2018 में 14 की 14 सीटें, उसकी वजह पूरे 5 साल घूमती रही कि क्यों मिली 14 की 14। अब आपको क्या लगता है 2023 के चुनाव में बीजेपी कितना गेन कर पाएगी या कांग्रेस कितना लूज करेगी? देखिए, सरगुजा संभाग की बात करेंगे तो वहां पे महत्वपूर्ण बातें आती है कि कांग्रेस में गुटबाजी का कितना असर हुआ है। जिस तरह से टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये चर्चा में थी सरगुजा में।
और जिसके चलते हुए पिछले समय एक बड़ा फैक्टर ये था कि हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि राजघराने का पूरे संभाग में एक उनकी एक छवि है, एक उनका सम्मान है। इसके साथ ही जो उसके बाद अभी देखेंगे तो जिस तरह से 2.5 साल का कार्यकाल चला, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस को एक नुकसान हुआ है। अब उसके बाद देखेंगे तो 5 टिकट बड़े लोगों की यहाँ पे काटी गई है, जिसमें विनय जायसवाल की बात करें, प्रीतम राल की बात करें, चिंतामणि, बृहस्पति सिंह और मोहित केरकेट्टा, ऐसे लोगों को टिकट काटी गई है वहाँ पे, जो ये कहा जा सकता है कि TS सिंहदेव के साथ थे, लेकिन राजनीति में चलते हुए वो दूसरे गुट में चले गए। और ये जो 2.5 साल विवाद रहा, कांग्रेस को निश्चित रूप से नुकसान हुआ, एक बड़ा कारण ये माना जा सकता है। दूसरा चीज ये है कि जो बातें आ रही है कि भाजपा वहां अंदर उनको घुसने का अवसर मिला है, उसमें ये बड़ी बात यही है कि जो विधायक है उनकी टिकट काटी गई है, और चिंतामणि महाराज जैसे जो इनका कहा जाता है कि सामरी ही नहीं पूरे संभाग में ही उनका एक पकड़ है, 2 विधानसभा से वो लड़ चुके हैं, तो उनका भाजपा में जाना भी एक कारण हो सकता है। इसके साथ ही भाजपा ने जो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या जल जीवन की बात करें, जल की बात करें, आवास समस्या बहुत है वहां पे। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की बात आती है। आवास पेयजल के साथ ही महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की गई, खासकर जो फार्म भराए गए कि 12,000 रुपये साल का मिलेगा, ये एक बड़ा कारण था, क्योंकि ये लक्ष्मी पूजन के दिन जिस तरह से कांग्रेस ने 15,000 की घोषणा की है, तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाया। कितना पहुंचा है इसके आधार पर है, लेकिन भाजपा फार्म भरा करके, जैसे आ रहे आंकड़े कि 50 लाख महिलाओं ने या फार्म भरा है प्रदेश भर में, तो ये एक बड़ा कारण महिलाओं का रहा है। और किसान को लेकर सबसे बड़ा कारण ये है, पूरे छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे तो किसानों को लेकर 2018 में जिस तरह से भाजपा की छत्तीसगढ़ में सरकार होते हुए भी कांग्रेस ने जब 2500 की बात कही और जब जोगी कांग्रेस ने 2600 की बात कही, तब भी जो भाजपा जो है वो 2100 से आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये एक बड़ा कारण किसानों को लेकर था। जन घोषणा पत्र कांग्रेस, तो ये तमाम वो कारण रहे थे जिस वजह से बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा था 2018 में, और 14 की 14 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई थी। सुरेंद्र शर्मा जी, सवाल आपसे, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है। सुरेंद्र शर्मा जी, अभी जो फैक्टर्स आपके अगेंस्ट जाते नजर आए हैं, जिस तरह से अभी के शर्मा जी ने कहा कि 2.5 साल का जो ये फैक्टर है ये नुकसान पहुंचा सकता है, और गुटबाजी, तो क्या इस बार सीटें आपके खाते से खिसकती हुई आपको नजर आ रही हैं? और अगर नहीं नजर आ रही हैं तो उसके पीछे आप क्या खास वजह समझते हैं? देखिए, दरअसल में ये जो पूरा चुनाव हुआ है, इस चुनाव को अगर आप ठीक से ध्यान देंगे तो इसमें 2 बातें थी। एक तो कांग्रेस पार्टी के भरोसा पर चुनाव था, दूसरा एक तरफ मोदी जी की गारंटी पर चुनाव था। तो भारतीय जनता पार्टी के जो 15 साल का कार्यकाल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार वादा खिलाफी जिस ढंग से किया है, तो सबसे पहली बात यह है कि विश्वसनीयता का एक प्रश्न बहुत उनकी भारतीय जनता पार्टी के सामने है। और कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसमें से अधिकांश वादों को पूरा किया है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ के किसानों को समृद्ध करने का जो प्रयास हुआ है, छत्तीसगढ़ के गौ पालकों को जिस ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं को जिस ढंग से संबल प्रदान करने की कोशिश किया गया है, तो बात दरअसल ये है कि इसमें हमको नुकसान इसलिए नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे 3200 कहे, 3500 कहे, 21 कुंटल कहे, जो भी कहे, सवाल ये है कि विश्वास कौन करेगा। मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, ठीक, अगर मोदी जी की गारंटी है तो एक बात तो समझ लीजिए, आप 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ भर को क्यों भाई, पूरे हिंदुस्तान को क्यों नहीं? ये बात सबको समझ में आता है। मतलब ये कीर्ति की चर्चा की शुरुआत जहां से हमने की थी कि घोषणा पत्र और वादे, गिनती, आर्थिक जो लाभ देने जो परोसा गया है, वो एस्पेक्ट सुरेंद्र जी भी रख रहे हैं कि भरोसा की, अब एक चैलेंज मोदी की गारंटी को भी एक तरीके से, और दूसरी तरफ अनुराग जी ने भी कहा कि हमने जो कहा ये वो इतनी आस्था बताने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा सवाल और ले लेती हूं मैं, सूरजपुर से ओपी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ओपी, सरगुजा संभाग की बात हो रही है और इस पे भुलाया नहीं जा सकता भरतपुर सोनहत और आपके यहाँ की 3 सीटें जिले की। भरतपुर सोनहत में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह मौजूदा वक्त में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उतारा गया सांसदों को भी, तो क्या लगता है आपको ओपी कि इस बार क्या समीकरण बनेंगे? चलिए, ओपी तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार छोटा सा रिएक्शन राजेश जोशी जी से ले लेते हैं। राजेश जी, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हमने देखे हैं उसमें आप भी अगर गौर करें तो लगेगा कि किसी ने 35 से 45 यानी कि 10 का अंतर, 30 से 40 10 का अंतर, 36 से 46 10 का अंतर, 36 से 48
कुछ और ज्यादा सीटों का अंतर, वैसे ही कांग्रेस को भी इसी तरीके से दी है। मतलब कहीं भी अंतर 10 से कम का बताया नहीं, मतलब एक करीब करीब का आंकड़ा कोई नहीं बता रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जो बीच का अंतर है वो कहीं खिसकेगा तो कुछ भी तो हो सकता है? और 25 सीटें जो फंसी हुई है, कांटे की टक्कर लगती है आपको, आपको कहां लग रही है? जी बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत सारी सीटें हैं मैम। जैसे जो आप देखिए, जैसे बस्तर कुछ जगह, कांकेर, मुझे हम लोग को लग रहा था कि पहले 3 महीने पहले बहुत क्लियर जीत रहे हैं, वो कांकेर की सीट फंस गई है। दंतेवाड़ा की सीट फंसी हुई है। इस बार बिलासपुर जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वहां पे इस बार लग रहा है कि हम लोग कांग्रेस कुछ बड़ा डेंट करेगी। सरगुजा की कई सीटों पे कांग्रेस बीजेपी का प्रदर्शन, बहुत परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है वहां पे। और कुछ महासमुंद की जो 2 सीटें हैं, जैसे महासमुंद आप बोलिए, वहां पे वो सीटें फंस गई हैं मामला वहां पे। और बसना में आप जो इन्हें पूरे राज परिवार की जो सीट मानी जाती थी महेंद्र बहादुर सिंह के, अभी देवेंद्र बहादुर जी वहां खड़े हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहां पे बीजेपी ने संपत जी को उतारा। वो सीट बहुत टफ हो गया है मामला वहां पे। ऐसी करीब 20-22 सीटें हैं। जब बिलाईगढ़ एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं, वहां पे बसपा के प्रत्याशी बहुत स्ट्रांग परफॉर्म किया है। वो सीट का रिजल्ट किस तरफ जाएगा कोई अंदाज नहीं लगा पा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बिलाईगढ़ में तो पिछली बार सेकंड पोजीशन में थे जो श्याम टंडन वहां से खड़े हुए हैं। जी, दुर्ग संभाग की बाद में बात करेंगे एक छोटा सा। किशोर, अगर किशोर से ठीक है, हम चर्चा बाद में करेंगे। तो तृप्ति, जिस तरह से अभी हमने जाना है कि जो बदलाव आया वो महीने दर महीने ही बदलाव देखने को मिला, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें थी वो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस के पक्ष में जाती ही दिखाई दे रही थी। और जो फर्क पड़ा वो सिर्फ वेलफेयर स्कीम की वजह से ही, घोषणा पत्र को लेकर, घोषणा पत्र में जो स्कीम्स लाई गई है उसको ही देखने को मिला है। किसका होगा छत्तीसगढ़, ये 3 दिसंबर को तो पता चल जाएगा। लेकिन अब हम थोड़ी बहुत तस्वीर साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे कि जब एक्सपर्ट्स कहते हैं, जब नेता दावा करते हैं, तो जनता समझ जाती है कि जिसको हमने वोट दिया, हो सकता है कि सब तो अपने आकलन रखते हैं, लेकिन उसकी एक छोटी सी तस्वीर एग्जिट पोल ने साफ की और हम भी उस बारीक विश्लेषण पर जा रहे हैं। संभाग वार बात करें तो अब बात दुर्ग संभाग की कर लेते हैं। और दुर्ग में अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो वोटिंग प्रतिशत ज्यादातर सीटों पर बढ़त के साथ दर्ज किया गया है। और सबसे पहले अगर बात संजारी बालोद की करें तो यहां 2018 में जो तस्वीर निकल के सामने आई थी, 83.10% मतदान यहां पर दर्ज किया गया। और 2023 में बात करें तो 84.83% मतदान यहां पर दर्ज किया गया। इसके साथ ही बात अगर हम संभागों को लेकर के कर रहे हैं तो पाटन सीट की बात करते हैं, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प है। 2018 में पाटन में 81.30% मतदान हुआ था। और अभी जो दुर्ग संभाग में वोटिंग ट्रेंड आप देख रहे हैं, खुज्जी मोहला मानपुर सीट है, 2018 और 2023 में कितना अंतर आया वोटिंग प्रतिशत का, ये हम दिखा रहे हैं। संजारी बालोद जहां प्रतिशत बढ़ा है और दुर्ग ग्रामीण में प्रतिशत बढ़ा है, दुर्ग शहर में प्रतिशत घटा है। अमूमन शहरों में इस बार वोटिंग कम हुई है। भिलाई नगर में देखिए आप प्रतिशत घट गया है, वैशाली नगर में देखिए यहाँ भी प्रतिशत घटता दिखा है। साजा में वोटिंग ज्यादा हुई है, बेमेतरा में वोटिंग ज्यादा हुई है, पंडरिया की बात कर लें तो यहाँ भी वोटिंग ज्यादा हुई है, कवर्धा में वोटिंग प्रतिशत घटा है, डोंगरगांव में वोटिंग प्रतिशत घटा है, राजनांदगांव की बात करें तो यहाँ वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। तो ये दुर्ग संभाग का वोटिंग ट्रेंड है, जिसमें बता रहे हैं कि दुर्ग के समीकरण। अब सियासी समीकरण की बात कर लेते हैं कीर्ति। बिल्कुल, तो 2018 में कांग्रेस का मजबूत किला बनकर उभरा दुर्ग संभाग। और दुर्ग संभाग में 2018 में बीजेपी के दिग्गजों की बड़ी हार यहां देखने को मिली थी। 20 सीटों में 18 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, जिसमें राजनांदगांव और वैशाली नगर ये ऐसे गढ़ रहे हैं जिस पर बीजेपी का कब्जा रहा है। और दुर्ग संभाग में मुख्यमंत्री समेत बड़े मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। दुर्ग संभाग जो क्षत्रपों का संभाग है, और दुर्ग के तमाम जो तस्वीर दिख रहे हैं, जितने चेहरे दिख रहे हैं, ये सभी चेहरे चुनाव में उतरे हैं और इनके भाग्य का फैसला 3 दिसंबर को होगा। लेकिन दुर्ग है वो संभाग है दुर्ग, जहां से छत्तीसगढ़ की पूरी सियासत तय होती है। और इसी संभाग से आते हैं बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व सीएम रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रेम प्रकाश पांडे जिससे हमने कल ही चर्चा की, रविंद्र चौबे। इस बार जिस तरीके की बात की जाए तो जो फैक्टर नजर आ रहा है इस बार छत्तीसगढ़ में, सांप्रदायिक फैक्टर्स भी कुछ तरीके से क्या हावी रहे हैं, ये नतीजे तय करेंगे। हालांकि मोटा मोटी देखा जाए तो बात यह है कि घोषणाओं, जो वादे किए गए, जिनको उंगली में गिन रहे हैं तमाम मतदाता, वो तय कर रहेंगे कि किसकी सरकार बनने वाली है।
एक पैनल खास हमारे साथ में जुड़ने वाला है, लेकिन आगे बात करेंगे। सबसे पहले बिलासपुर संभाग की भी बात कर लेते हैं। प्रदेश की 24 विधानसभा सीटें बिलासपुर संभाग में आती है। बिलासपुर संभाग इस बार के चुनाव में मतदाताओं का मिला जुला सा रिस्पांस देखने को मिला है और 2018 में चुनाव में बिलासपुर संभाग से 74.35% मतदान दर्ज किया गया था और 2023 में संभाग में 74.15% मतदान यहां पर दर्ज किया गया है। बिलासपुर, कोरबा, बिल्हा और लोरमी में 2018 के मुकाबले कम मतदान हुआ है, तो रायगढ़ में 2.5% ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। खरसिया सीट पर सबसे ज्यादा 86.67% मतदान हुआ। धर्मजयगढ़ सीट पर 86% मतदान हुआ। 2018 के चुनाव में बिलासपुर संभाग की 12 सीटों पर कांग्रेस, 7 पर बीजेपी, 3 पर जेसीसीजे और 2 सीटों पर बसपा को जीत हासिल हुई थी। तो ये तस्वीरें रही हैं बीते चुनावों को लेकर के, लेकिन इस चुनाव की क्या तस्वीरें, उस पर लगातार विश्लेषण हम कर रहे हैं और अलग अलग संभागों को लेकर के क्या स्थितियां बदली हैं, किस तरह की स्थितियां आपकी बार उत्पन्न हुई हैं, इसको लेकर के हम चर्चा करें। अब बात कर लेते हैं रायपुर संभाग की और रायपुर संभाग में अब क्या तस्वीरें हैं प्रदेश की। अगर हम बात करते हैं तो इस संभाग में विधानसभा की 20 सीटें आती हैं और इसी के साथ ही रायपुर संभाग में 2013 के जो चुनाव में संभाग की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 20 में से 15 सीटें कमल बीजेपी का यहां पर खिला था, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर ही यहां पर अपना कब्जा जमा पाई थी। 2018 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन का मुख्य कारण भी रायपुर संभाग बना। इस बार कांग्रेस को 14, बीजेपी को 5 और अन्य को 1 सीट मिली थी। तो ये तो हमने बात कर ली संभागों की। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और विश्लेषण करेंगे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं और इसके साथ ही एक बड़ा पैनल हमारे साथ में है। चर्चा की शुरुआत रुपेश आपसे। संभाग वार अगर देखें तो आकलन क्या कहता है, क्योंकि अलग अलग संभागों के हिसाब से बिलासपुर बीजेपी के लिए मजबूत रहा पिछली बार, बाकी अन्य संभाग कांग्रेस के लिए ज्यादा मजबूत रहे। बस्तर और सरगुजा तो क्लीन स्वीप रहा और बाकी संभागों में भी कांग्रेस ने हमेशा बढ़त बनाई, इक्का दुक्का सीटें ही बीजेपी को रही थी। इस बार क्या तस्वीर बदलती दिखती है या नहीं? देखिए, जहां पे पीक में कांग्रेस है वहां जाहिर तौर पे कांग्रेस को नुकसान होगा, चाहे बस्तर की बात की जाए चाहे फिर सरगुजा की बात की जाए। लेकिन जिन जगहों पे सीटें बाकी हैं, जो मैदान के इलाके हैं, वो भूपेश बघेल का इलाका है और कांग्रेस पार्टी इस बार जब मैदान में थी 2 ही मुद्दे थे, भूपेश बघेल और भूपेश बघेल की जो छत्तीसगढ़िया पॉलिटिक्स है वो, और तीसरी बात जो धान है, किसान है, वो मुद्दा था। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस यहाँ पे मजबूत मानी जा रही है और कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि जो 64 सीटें हैं मैदान की, उसमें से कम 40 से 44 सीटें उसको मिलेंगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी यहां जीत रही है, क्योंकि यहां पे महतारी मंदन योजना का अंडर करंट काम कर रहा है और जिस तरह से उन्होंने फॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने बंटवाए हैं। थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से मेरी बात हो रही थी जो पर्दे के पीछे रह करके सारा काम करते हैं, तो उन्होंने आकलन अपना बताया कि 50 सीटों तक हम आ सकते हैं और अगर इस चीज को आश्चर्य मत करिएगा अगर हमारे आंकड़े 60 तक पहुंच जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव से पहले कभी इतने बड़ी संख्या का, बल्कि कांग्रेस ने भी कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन 2018 के नतीजों ने कम से कम पॉलिटिकल पार्टी के सामने ये स्पेस क्रिएट किया कि वो 60 से ऊपर सीटों के बारे में सोच सकते हैं। तो बहरहाल दावे अपने अपने हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। जनता क्या कुछ सोच रही है, क्या कुछ उसने पेटियों में बंद किया है, ये तो 3 तारीख को पता चलेंगे। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ये मान के चल रही है कि उसके पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है, वो कर्ज माफी का है। तो ये वो बेल्ट है मैदान के जिस बेल्ट में सबसे ज्यादा किसान है, बड़े जोत के किसान हैं और लगातार भूपेश बघेल की जो स्कीम्स रही हैं उसके बेनिफिशियरीज रहे हैं। तो जाहिर तौर पे यहाँ पे अगर मुद्दों को देखा जाए, अगर प्रदेश स्तर की राजनीति को देखा जाए, तो कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखती है। शहर के जो इलाके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाते हैं, वहां पे वोटिंग कम हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी वोटिंग वहां पे क्यों नहीं करा पाई, जबकि जब सबसे ज्यादा जो फॉर्म बांटे गए थे वो शहर में ही बांटे गए थे, वहीं पे साइन कराए गए थे। तो कुल मिलाकर के उहापोह की स्थिति है, बहुत सारे इफ और बट हैं, उनके बीच में इलेक्शन हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि इस बार छत्तीसगढ़ की राजनीति मैदान से तय होगी। मैदान में जिन पार्टियों को ज्यादा बढ़त मिलेगी, कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो मैदान की वजह से आएगी
और अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो मैदान में जो बिल्कुल, उसका जिसने अंतर मैदान है, पर ज्यादा उसको दमखम पाट लगाया करके है आएगी, वो क्योंकि इस बार बहुत बड़ा सत्ता गैप पर काबिज होगी, ये साफ तौर पर कहना है। और सूरजपुर से ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरजपुर की हम बात करते हैं ओपी तिवारी, तो केंद्रीय मंत्री की साख यहां पर दांव पर लगी हुई है, क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि जनता ने कुछ भी मुंह से सीधा नहीं बोला है, जो बोला है वो अपनी उंगली पर जब उन्होंने नीली स्याही लगवाई है तभी वहां जाकर के बोला है, किसी ने ग्राउंड पर कोई तस्वीर साफ नहीं करी। जी बिल्कुल, अगर पूरे सरगुजा की बात करें तो सरगुजा काफी महत्व रखता है पूरे छत्तीसगढ़ के राजनीति में। इस बार पूरे सरगुजा में कई बड़े नाम हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो या खाद्य मंत्री हो या केंद्रीय राज्य मंत्री हो, सभी की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सबकी धड़कनें बढ़ा रहे हैं। अगर बात करें चुनाव की स्थितियों की, तो अगर चुनाव के कुछ दिन पहले की बात करें तो सरगुजा ऐसा लग रहा था कि काफी हद तक बहुत बेहतर करेगा कांग्रेस, जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिलेगा, और बघेल जो भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री, उनकी जो योजना है उसको लेकर लोग काफी आकर्षित है उनके ऊपर। लेकिन एकाएक जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता गया और उसको लेकर परिस्थितियां ऐसी बदली कि आज सरगुजा को काफी टफ कहा जा रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जिसमें हार और जीत का अंतर भी बहुत कम बताया जा रहा है। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि काफी जो लोग हैं वो 3 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और उसके ऊपर निर्भर है। मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों में जो एक चीज साफ दिखी, कांग्रेस की तरफ से पूरे सरगुजा में कोई भी बहुत बड़ा नाम कांग्रेस की तरफ से जो स्टार प्रचारक हैं वो नहीं आया, जबकि भाजपा की तरफ से स्वयं नरेंद्र मोदी भी यहाँ आए। और जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं महिलाओं का भी खासा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है अगर भाजपा की बात करें। ठीक, मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सरगुजा में बड़े नेताओं ने उतना ज्यादा फोकस किया कि नहीं किया, ये सवाल मैं करूंगी कांग्रेस नेताओं से। लेकिन सबसे पहले दुर्ग की बात कर लेते हैं। दुर्ग संभाग में राजनांदगांव भी आता है, जहां से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और दुर्ग संभाग में शत्रभ हैं। तो हमारे साथ में 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं दुर्ग संभाग से, एक तो किशोर शिलेदार राजनांदगांव से और हितेश शर्मा हमारे साथ दुर्ग से जुड़ गए हैं। पहले किशोर के पास चलते हैं। किशोर, राजनांदगांव की सीट हाई प्रोफाइल सीट, हॉट सीट इसलिए भी क्योंकि हर बार कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो कोई ऐसा चुन के लाती है, वो सोचती है कि हाँ बड़ा नेता बड़े चेहरे को मात देगा। इस बार के समीकरण क्या कहते हैं? गिरीश देवांगन वर्सेस या रमन सिंह वर्सेस गिरीश देवांगन? किशोर, आवाज पहुंच रही? किशोर, राजनांदगांव का समीकरण क्या कहता है? किशोर, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए हितेश के पास ले चलते हैं। हितेश, दुर्ग संभाग क्षत्रपों का इलाका, इस बार क्या समीकरण दिखते हैं? क्योंकि 18 सीटें कांग्रेस के खाते में पिछली बार थी, 2 सीटें जो हमेशा से अजय मानी गई, वैशाली नगर और राजनांदगांव भारतीय जनता पार्टी के खाते में। इस बार टक्कर है क्या? क्योंकि मुद्दे तो खूब उछले, कवर्धा और साजा सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल निश्चित तौर पर तृप्ति, दुर्ग वो संभाग रहा है जहां वर्तमान सीएम और पूर्व सीएम सीधी लड़ाई है भूपेश बघेल और रमन सिंह की, क्योंकि रमन सिंह राजनांदगांव से चुनकर आते रहे हैं। दुर्ग संभाग का ही वो एक जिला है। बात करते हैं भूपेश बघेल की, तो यकीन मानिए पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से एकमात्र स्टार प्रचारक भूपेश बघेल ही रहे, जिन्होंने दुर्ग की 6 सीटों के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार दौरे किए और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के साथ साथ तमाम तरह की जितनी भी योजनाएं थी, जो घोषणा पत्र था, वो लोगों को सामने खोलकर रख दिया। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर, रवि किशन, मनोज तिवारी, योगी आदित्यनाथ, उसके बाद हेमंता विश्व शर्मा, कम से कम 20 से ज्यादा स्टार प्रचारकों ने दुर्ग संभाग में डेरा डाला। कवर्धा की बात करें, मोहम्मद अकबर है, बहुत शानदार फाइट विजय शर्मा ने उनको दी है, लेकिन अंततोगत्वा मोहम्मद अकबर की स्थिति बहुत बेहतर है। दुर्ग की बात करूं तो 6 सीटें हैं, पूरी 6 सीटों पर कहीं ना कहीं भूपेश बघेल का जादू दिखता है।
जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने कैंपेन की है वो वाकई काबिले तारीफ है। बात की जाए दुर्ग की सीटों की तो 6 सीटें हैं, 3 सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, क्योंकि देखिए कांग्रेस की जितनी योजनाएं रही, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र लागू किया उसमें धान खरीदी और किसानों की कर्जा माफी, तो देखिए दुर्ग शहर में किसान और धान खरीदी का कोई भी ऐसा सिक्का नहीं चला है, क्योंकि बहुत शहरी आबादी है, यहाँ ना धान खरीदी होनी है और ना ही यहाँ किसान। दूसरी सीट हम बात कर ले भिलाई नगर की, जो पूरा भिलाई स्टील प्लांट के लोग वहां जितने वर्कर है वो लोग वहां रहते हैं, तो वहां धान खरीदी का और किसान की कर्जा माफी का मुद्दा वहां चलना ही नहीं था। तीसरी जो सीट है वह वैशाली नगर है, वो भी प्लांट से संबंधित है, इसलिए वहां भी किसान और धान खरीदी का मुद्दा नहीं चला। लेकिन दुर्ग ग्रामीण, अहिवारा और उसके साथ में और एक जो सीट है वहां भी धान खरीदी और किसानों की कर्ज माफी 50-50 पर रही, क्योंकि देखिए दुर्ग ग्रामीण की जो आधी आबादी है वो शहर में निवास करती है। जो रिसाली भिलाई नगर निगम से कट करके रिसाली निगम बना है, 1 लाख से ऊपर की आबादी शहर की आबादी है। इसीलिए ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं, ग्रामीण में जरूर कांग्रेस प्लस है, लेकिन शहरी आबादी जब आती है तो वहां कहीं ना कहीं महतारी बंधन योजना बहुत ज्यादा कारगर होती नजर आती है। क्योंकि लेकिन वहां वोट भी तो कम पड़े हैं हितेश। जी देखिए, बिल्कुल वोट जरूर कम पड़े हैं, वोट ऑफ परसेंट वैशाली नगर में कम है, दुर्ग ग्रामीण में वोट ऑफ परसेंट पिछले बार की अपेक्षा अच्छे हैं और इस बार 65 या 66% के लगभग वैशाली नगर में वोट पड़े हैं, पिछले बार से 4% कम है। लेकिन कहीं ना कहीं छठ का जो छठ पूजा की जो छुट्टियां थी उसका इफेक्ट पड़ा है, और कहीं ना कहीं चूंकि यूपी बिहार की एक बड़ी तादाद वैशाली नगर में रहती है और जो त्योहारी सीजन था इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो अपने गांव में चले गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं कमोबेश 20 सीटें हैं दुर्ग संभाग में। सत्ता का केंद्र बिंदु 2003 से लेके 2023 तक दुर्ग संभाग ही रहा है। 3 बार रमन सिंह चुन के आते रहे हैं, दुर्ग संभाग का नांदगांव ही था, और इस बार 2018 में जब भूपेश बघेल चुन के आए तो वो भी दुर्ग संभाग का दुर्ग जिला ही था। कमोबेश अब ये देखना होगा कि सत्ता के केंद्र बिंदु में, बिल्कुल सत्ता का केंद्र बिंदु है दुर्ग संभाग, और यहाँ से बात करते हैं मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, 4 कैबिनेट मंत्री इसी संभाग से आते हैं। अब तस्वीरें इस बार किस चुनाव में बदलती नजर आ रही हैं वो हम देखेंगे, और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्रीचंद्र सुंदरानी जी हैं, बीजेपी से हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ ही हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी हैं, कांग्रेस से, आपका भी बहुत स्वागत है। श्रीचंद्र सुंदरानी जी, दुर्ग संभाग की सिर्फ 2 ऐसी सीटें हैं जो आप बचा पाए थे, एक वैशाली नगर है और एक राजनांदगांव है। इस बार कितनी सीटें बचाने की कोशिश है? इस बार आप देखिएगा दुर्ग संभाग में मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब नहीं होंगे, बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी वहां पे सीट जीतने में कामयाब होगी, चाहे वो राजनांदगांव जिले की सीट हो, दुर्ग जिले की सीट हो, बालोद जिले की सीट हो। हम तीनों जिलों में अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल होगी। यहाँ तक कि अगर हम बात करें इनके सब बड़े नेता जितने भी वहाँ लड़ रहे हैं दुर्ग संभाग में, अगर हम अकबर की बात करते हैं, मोहम्मद अकबर चुनाव हार सकते हैं, आदरणीय रविंद्र चौबे जी वहाँ से चुनाव हार सकते हैं। जो स्थिति है, स्वयं भूपेश बघेल टाइट पोजीशन में है, कुछ भी तृप्ति जी वहाँ परिणाम आ सकते हैं। ऐसे ही बस्तर और सरगुजा भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। हम 52 से 55 सीटें जीतने में कामयाब होंगे और कांग्रेस की सरकार से इस प्रदेश को मुक्ति दिलाएंगे। जो एग्जिट पोल के आंकड़े कांग्रेस के लिए आए हैं वो आंकड़े सुंदरानी जी बता रहे हैं। चलिए रिएक्शन ले लेती हूँ मैं। राजेंद्र तिवारी जी बताइए, सुंदरानी जी ने कह दिया कि हम 52 से 55 और लगभग 52 तो सबसे ज्यादा, 56 सबसे ज्यादा सीएनएक्स से एग्जिट पोल में आप लोगों को दिया है, उससे ऊपर जा ही नहीं रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब श्रीचंद भाई बोल रहे थे, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे प्रिय भी हैं, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह होती रहती है, मगर अब ये प्रहसन कलाकार की भूमिका में है, मुझको भी हंसा रहे हैं और अपने आपके दर्शकों को भी हंसा रहे हैं कि मुख्यमंत्री संकट में हैं, संघर्ष में हैं, अकबर हार रहे हैं, रविंद्र चौबे हार रहे हैं, तो ये तो खैर ठीक है, उनको ऐसा कहना भी चाहिए। जहाँ तक बात कांग्रेस पार्टी की है, दुर्ग संभाग की आपने बात करी, वहाँ पर कांग्रेस के अजातशत्रु चुनाव लड़ रहे हैं श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में। ये चुनाव हमारी दृष्टि से, बाकी तो नाऊ कितने बाल, तो तृप्ति जी अभी 40 घंटे भी नहीं बचे हैं, अब तो सारी बातें सामने आ जाएगी। और मैं अब 50 साल हो गए मेरे को कांग्रेस की राजनीति करते हुए, मैंने बहुत चुनाव बड़े करीब से देखा है। ये चुनाव के
पहले, रिजल्ट के पहले इस तरह के उहापोह और इस तरह के मानसिक तनाव और इस तरह की अटकलें और उस पर उसका बाजार गर्म होना, ये बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है। आप भी अपने औजारों को घसने का काम कर रही हैं। परसों आपको बैठना है पूरे दिन भर तक, तो ये हवा में जो तलवार मांझने की कोशिश होती है राजनीतिक दलों की, उसके लिए आपने हमको बैठाला है। तो मगर मैं कुछ बातें विचारणीय करना चाहूँगा क्योंकि कुछ बातें आप समझ लीजिए। या तो इसलिए क्योंकि 6 महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी नेपथ्य में थी, दूर दूर तक इनके नेता दिखाई नहीं देते थे। लेकिन उसके बाद तो आप देखिए कि तस्वीर कितनी ज्यादा बदल गई। आप बोल रहे हैं कि कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी कहीं तस्वीर में नजर नहीं आती थी, लेकिन इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने कवर कर लिया है, वो खुद एग्जिट पोल यहां पर बयां कर रहे हैं। देखिए, मैं वही आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले तो इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव में कम से कम खड़ी होने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की अभी हो गई। 6 महीने पहले तो वो नहीं थी। तो सबसे पहले उन्होंने अपने इलेक्शन डिवीजन को भेजा, जिसका नाम ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा। चलो ठीक है, उन्होंने भूमिका बांधने का और कांग्रेस के नेताओं को, खास तौर से मुख्यमंत्री को, यानी 2 दिन पहले तक मुख्यमंत्री को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं रखा। और उसके बाद चुनावी चर्चा ये है राजेंद्र जी, केंद्रीय नेता आते रहे, अब दौड़ने भी लगी शायद। जी, मेरे ख्याल से वो एक पैर लंगड़ा है उनका, तो जिस तरह से लंगड़ा व्यक्ति दौड़ सकता है उस तरह से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने एग्जिट पोल की बात कही, ये ठीक है, लेकिन आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि खरगोश खुद को तो सोचता है कि वो रेस जीत लेगा, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं स्थितियां बदल जाती है और उसके बाद जो स्थिति है वो कहीं कहीं बदलती हुई नजर आ जाती है, फिर जीत किसी और ही की हो जाती है। आप तो लंगड़ा करार दे रहे हैं। यहाँ नहीं, ये यहाँ पर खरगोश और कछुए की दौड़ नहीं थी मोहतरमा। यहाँ पर दौड़ शुरुआत से काबुली घोड़े ने चालू किया था, पहले दिन से किसानों की कर्ज माफी से लेकर के, और वो बदस्तूर जारी रखा, आखिरी दम तक जारी रहा। मगर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि क्यों ऐसी स्थिति हुई कि हम और आप बैठ करके भारतीय जनता पार्टी अब मुकाबले में है, इस तरह की बात आप लोग कर रहे हैं। तो उसका मैं सार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। मैं 2-3 चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। चलिए, एक विचारणीय प्रश्न जो हवा में मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, उसका जवाब आप भी सोचिएगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और जिस गरिमामय पद पर बैठे हैं हम सबके लिए अत्यंत आदरणीय है। ये दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के नेता जैसा वो भाषण दे देते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, वो गारंटी दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में आकर के घोषणा पत्र के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश स्तर का कोई नेता गारंटी नहीं देता है। या तो इनके चेहरे पर इस तरह से कालिख लगी हुई थी या इनका चेहरा एक जवाब ले लेते हैं, फिर मनीष गुप्ता जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार बस्तर से जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी रिएक्शन लेंगे। सुंदरानी जी, ये बहुत सारी चालों की बात हो गई, लेकिन चुनावी चाल असली कौन सी काम आएगी, बताइए। मैं समझा नहीं तृप्ति जी, थोड़ा सा रिपीट कर। राजेंद्र जी ने कहा जैसे खरगोश और कछुए की बात हो गई, फिर बात हो गई कि नहीं भाई हमारा तो तेज घोड़ा दौड़ा, फिर कहा कि आप लोग दौड़ रहे हैं तो एक पैर लंगड़ा। तो मैंने कहा ये बहुत सारी चालों की बात हो गई, लेकिन कौन सा पैतरा या चाल काम करेगा चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से तृप्ति जी, मैं ये घोड़ा और कछुए की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भ्रष्टाचार पे करीब 19% जनता ने छत्तीसगढ़ की, मैं कल एग्जिट पोल देख रहा था, उसमें बहुत सारे चैनलों के जो जातिगत और ये मुद्दों की बात हुई, तो कहीं ना कहीं 19% मतदाताओं ने भ्रष्टाचार के विरोध में मतदान किया है। 24% ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने विकास को लेकर मतदान किया है। तो 19% भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मतदान है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के विरोध में है। अगर 24% विकास की बात होती है तो ये पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि विकास डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किया। बाकी मुद्दों पे अगर हम बात करें तो भी मतलब कहीं ना कहीं भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ जनादेश दिखता है। ठीक है, एग्जिट पोल में हम 2, 4, 5 सीटों से ऊपर नीचे। मैं एक तृप्ति जी एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हम ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास 13 सीटें थी और वो कैसे 50-52 पहुंचेगी।
जब तेलंगाना की बात उठती है तो 19 सीट से कांग्रेस सीधा 70, 75, 68, एग्जिट पोल 60, 58, 60, 65, 70, 75 तक की बात करते हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ में 13 से 52 सीटें नहीं पहुंच सकती भारतीय जनता पार्टी, 55 सीटें नहीं पहुंच सकती? ऐसा क्यों संभव नहीं है? तो निश्चित रूप से आप यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाना चाहती है, कांग्रेस की सत्ता से बेदखल करना चाहती है, क्योंकि भूपेश बघेल जी के द्वारा जो 36 वादे किए गए थे, 36 में 6 वादे पूरे नहीं हुए। भ्रष्टाचार बढ़ा, शराब का मामला, जिस प्रकार से ईडी और आपत्ति हो सकती कांग्रेसी मित्रों को, मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी को, कि ये ईडी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का उपयोग नहीं किया, वो एक स्वतंत्र एजेंसी है। अगर उसके पास शिकायतें आएगी, आपकी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार करेंगे। लेकिन आरोप तो आप पर यही लगाया जाता है कि जब करेंगे महादेव ऐप को लेकर के आप ही की तरफ से कोशिशें की गई थी कि पार्टी का नाम खराब किया जा सके, मुख्यमंत्री का नाम खराब किया जा सके। तो अगर हमारे लोगों ने मुख्यमंत्री जी की छवि बिगाड़ने का काम किया तो अदालत की कार्रवाई करते ना, मुख्यमंत्री जी साहस दिखाते ना, क्यों नहीं दिखाया? महादेव ऐप में उनका नाम आया है तो आया है। चलिए, ठीक अगर वो नहीं है उसमें तो वो प्रमाण दे। ठीक है। अब इन सब से इतर मुद्दे तो काफी हो गए, काफी सियासत भी हो गई, लेकिन असली परिणाम जनता ही बताएगी। राजेंद्र जी, आपको क्या लगता है, जो दिल खोल के आप लोगों ने 2018 में वादे किए थे, उसमें इस बार जो वादे किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिशियरीज को टारगेट किया है? न कर्मचारियों की बात है, न नौकरी भत्ते की बात है, किसी की बात नहीं है। आपको लगता है कि सिर्फ किसान, महिलाएं, ये 2 ही फैक्टर हैं जो चुनाव जितवा सकते हैं? क्या बदल रहा है देश के चुनाव में? बीजेपी भी उसी रास्ते पे चलती नजर आ रही है। थोड़ा सा सुन लीजिएगा, हम ये बात सही है कि भूपेश बघेल जी की सरकार बटन दबाने वाली सरकार थी, बटन दबाती थी और हितग्राहियों के अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचता था। केवल महिलाओं की बात नहीं, महिलाएं तो हमारे लिए प्रथम आदरणीय हैं, उनके प्रति तो समर्पण हमारा है और सम्मान भी है। पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ की रीढ़ जो है वो किसान है। तो मैं आपको 2-3 बात करना चाहूंगा, मुझको जल्दी मैं बोलने की कोशिश करूंगा और मुझको समय दीजिएगा। केवल महिलाओं और किसानों का मामला नहीं था, यहां बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत किया हमने। यहां पर जो सुदूर वनवासी अंचल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई हैं, इनके समय में, श्रीचंद भाई के समय में तो 7 वनोपज की खरीदी होती थी, हमने 63 वनोपज की खरीदी चालू किया। पूरे भारत में 75% वनोपज की खरीदी अगर कहीं से होती है तो केवल छत्तीसगढ़ में होती है। हाँ। तो समाज के हर तबके को, हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, तो छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार, लगातार इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं और कई सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कितनी ज्यादा स्थितियां पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बदली हैं और क्या वो अपनी हिसाब किताब लेकर के चल रहे हैं कि उनके पक्ष में कितना ज्यादा ये चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए श्रीचंद सुंदरानी जी हैं बीजेपी से, इसी के साथ ही राजेंद्र तिवारी जी हैं कांग्रेस से और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा लगातार चुनावों को लेकर के हो रही है और जिस तरह से अभी राजेंद्र तिवारी जी आदिवासी के मुद्दे को लेकर के कह रहे थे कि इनको लेकर के हमने काम किया है, इस वजह से जनता हमारे पक्ष में आई है। महिलाओं को लेकर के जो वादे और दावे उन्होंने किए हैं उसको लेकर के महिलाएं हमारे साथ आई हैं। तो अब की बार की स्थितियां ऐसी क्या नजर आ रही हैं कि एग्जिट पोल में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, बीजेपी को कहीं ना कहीं जो लोगों ने वोट दिया है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? राजेंद्र जी। नहीं, देखिए बीजेपी अब एग्जिट पोल, अच्छा नहीं मुझसे पूछा आपने जी। जब लोगों की नब्ज देखते हैं, चुनाव लड़ते हैं, बात असली वो है जो हम फीडबैक लेते हैं और पहले दिन से हमने आपको कहा कि हमारी सरकार का जो कार्य रहा, हमारी विचारधारा, हमारा वर्कर, सब बातों को देखते हुए हम सरकार दोबारा से बनाएंगे और एक दिन की और बात है, नतीजे आएंगे और आपको साफ मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ फिर से बहुत बढ़िया ढंग से हमारी सरकार बनेगी।
क्लोज फाइट कही जा रही है एग्जिट पोल में। कहीं जा रही है, वही मैंने बोला कि कहीं जा रही है। ये चीजें चलती हैं, एग्जिट परसों तक कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कितनी तैयार है मैडम मतगणना को लेकर आप लोग बैठक वगैरह कर रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं से लगातार चर्चा है? जी जी बिल्कुल, चर्चा आपस में पहले भी रही, बीच में रही, अभी फिर है। और कल तो मतगणना होगी, गिनती होगी, तो उसके बाद आपको पता सुबह से ही पता चल जाएगा। तो पार्टी तो अपनी नीति बनाती है, अपनी स्ट्रैटेजी। ऑपरेशन लोटस जैसी किसी बात की कोई आशंका है? नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल इस तरह का कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी हालांकि हर जगह आपने हर स्टेट में देखा, ये कुछ भी करें, लेकिन हमारे लोग कांग्रेस पार्टी के साथ, राहुल जी के साथ, खड़गे जी के साथ खड़े हैं। और हमारे एमएलए साहिबान जो जीत कर आएंगे, आप देखेंगे कांग्रेस का झंडा उठाएं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, दिल्ली गए तो मुख्यमंत्री लगातार बैठ के हुए जी। हाँ, वो तो मिलते रहना है ना, मिलेंगे। मुद्दा क्या है? हाँ। नहीं, मुद्दा ऐसा कुछ नहीं। तो अब चुनाव हो रहा है और मतगणना होनी है, तो उसी के बारे में इन चीजों का। सरकार बनने को लेकर आश्वस्त है, बहुत कंफर्ट मेजोरिटी आएगी, आश्वस्त। सीएम के चेहरे को लेकर क्या कहेंगे? हाईकमांड तय करता है। हमारी पहले सीएलपी की मीटिंग होगी और उसके बाद हाईकमांड तय करेगा। बीजेपी लीडर अजय चंद्राकर एग्जिट पोल के रिजल्ट के बाद एक उनका ट्वीट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेसियों को एनडीआरएफ में रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए एज अ रेड होल माइनर्स, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में देखो, इस तरह की बातें जब हार का मुंह देख रहे हैं तो थोड़ी ग्रेस दिखाना चाहिए सबको। अब फिर भी ऐसी बातें करना, ये तो उनकी मानसिकता दर्शाता है। तो कुमारी शैलजा को आपने सुना है, और जिस तरह से मुलाकात हो रही है, दिल्ली पहुंच रहे हैं मंत्री तमाम, उसको लेकर के चर्चा यहां करती नजर आई थी। और चुनावों को लेकर के स्थितियां जो बन रही हैं उस पर भी चर्चा करती हुई कुमारी शैलजा यहां पर नजर आई थी। रूपेश हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। रूपेश, मुलाकातों को लेकर के कुमारी शैलजा ने कहा है कि कोई खास ऐसा मुद्दा नहीं रहा है जिस पर मुलाकात हुई हो, ऐसे ही मुलाकात हुई है क्योंकि चुनाव है और लगातार जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं बातचीत हो रही होगी। तो क्या उनका यहां पर जो वो प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही थी वो हम रुपेश से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही कीर्ति। अपने मेहमानों का रुख करते हैं। संजीव गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार पैनल में हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपको क्या लगता है इस बार का गणित जो एग्जिट पोल ने बताया है, और कई बार होता है ना गणित में, अगर आपने प्लस माइनस कहीं और लगा दिया, गुणा भाग कहीं और हो गया या प्रतिशत कुछ और निकल गया तो नतीजा बदल जाता है। आपको भी इस बार लग रहा है क्या ऐसा कुछ? क्योंकि अंतर बहुत बड़ा दे दिया है ना, 10 सीटों का अंतर दे दिया है एग्जिट पोल। हाँ जी, मैं इसे पे आ रहा था कि एग्जिट पोल ने, जितने भी एग्जिट पोल है, ज़्यादातर एग्जिट पोल ने प्लस माइनस जो है 10 का अंतर दिया है। 40 से 50 सीटें आएंगी, 36 से 46 सीटें आएंगी, केवल चाणक्य को छोड़ करके। जी, तो 36 से 46 सीटें आएंगी, तो अगर 36 आ गई तो नहीं बनेगी सरकार, 40 आ गई तो सरकार बन जाएगी। 40 से 50 सीटें आएंगी तो 40 अगर सीटें आ गई तो सरकार बनेगी, और अगर सरकार नहीं बनेगी और 50 सीटें आ गई तो सरकार बन जाएंगी। तो ये तो चित्त भी मेरी पट भी मेरी वाली बात है। और मुझे नहीं लगता कि 10 सीट के हिसाब से अगर कहीं सर्वे हुआ है, बेहतर तरीके से सर्वे और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से सर्वे किया जाता है, तो इतना अंतर क्यों आता है, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। तो ठीक है, अपना अपना एक तरीका होता है सर्वे करने का। हाँ, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 2003 का जब पहला चुनाव हुआ था, तब से लेकर अब तक 2023 तक मैं लगातार चुनाव का यहाँ होने वाले राज्य विधानसभा का और लोकसभा का दोनों और दूसरे और भी चुनावों को मैंने कवर किया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला चुनाव है जिसमें बहुत ही कांटे का टक्कर रहा होगा, या फिर जो मतदाता है वो बड़ा शांत है। पिछले चुनाव में तो बहुत खुल के लोग कह रहे थे कि हमको सरकार को बदलना है। 15 साल की रमन सिंह की गवर्नमेंट थी, एंटी इनकम्पेंसी थी, और लोग खुलकर आ रहे थे कि नहीं हमें बदलना है। बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि हमें बदलना है, और वो चाह भी रहे थे और कह भी रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि वही जो वोटर है जिन्होंने सरकार को बदलने में इतना बड़ा रोल प्ले किया था। अब सबसे बड़ी बात है कि पिछले चुनाव में एक और भी मैंने देखा था कि जो इतना बड़ा अंतर आया था। जनरली यहाँ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुख्यतः
टक्कर रहा है, और ये टक्कर जो है वो बहुत हद तक जो है 2% से और ज्यादा जो बात आपने कही ना कि चिट भी मेरा पट भी मेरा और सिक्का खड़ा हो जाए तो भी मेरा ही कीर्ति है ना, रिएक्शन ले लेते हैं छोटा सा। जी 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 बिल्कुल। रूपेश से एक बार संपर्क कर लेते हैं, क्योंकि रूपेश, जिस तरह से अभी कुमारी शैलजा वहां पर बातचीत कर रही थी और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जो उनकी बातों के मायने निकल के सामने आए, क्या उनका कहना था? देखिए, उनका कहना था कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी आएगी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया उन्होंने, तमाम दावों को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार बन रही है। अब मतगणना में किस तरह की तैयारी होगी, अभी कोर कमेटी की जो बैठक होनी है छोटी सी, उसमें इस बात को लेकर के चर्चा की जाएगी। और बैठकों पर कहा कि बैठकें लगातार चल रही हैं और जो एग्जिट पोल है उन्होंने दावा किया कि उससे भी बेहतर परिणाम कांग्रेस के लिए आएंगे। और फिलहाल जो एग्जिट पोल है वो सारी एक्सरसाइज टीवी चैनल्स की होती है, लेकिन 3 तारीख को असली परिणाम आएंगे और उसकी तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। जब हमने पूछा कि क्या प्लान बी है, क्या ऑपरेशन लोटस का भी कोई खतरा है, तो उन्होंने साफ तौर से इनकार किया कि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। तो कुल मिलाकर के शैलजा ने जो बयान दिए हैं उस बयान के मायने ये हैं कि कांग्रेस कंफर्टेबल ला रही है और उसको ये अंदाजा है, उसका ये मानना है या वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उससे ज्यादा अच्छे नतीजे रियल में जहाँ उसके बात लिए आने कंफर्टेबल वाले वाली हो रही, तो ये कंफर्टेबल शब्द का जब उपयोग कर रहे हैं सारे नेता, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी का, प्रेम प्रकाश पांडे भी कह रहे थे कि कंफर्टेबल मेजोरिटी, आज शैलजा कह रही हैं कि कंफर्टेबल मेजोरिटी। आपको नहीं लग रहा, बीजेपी तो पहले ही नहीं कह रहे थे हम इतने सीटें जीते, लेकिन कांग्रेस कह रही थी 75 पार। अब जब कंफर्टेबल की बात होती है तो उसपे 75 आता है क्या? देखिए, कंफर्टेबल से ये बहुत ज्यादा ओवर कंफर्टेबल हो जाता है और ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। 68 सीटों की जो कांग्रेस की विधायक दल की टीम थी उसमें हमने देखा है कि 68 लोगों को जो साधना है वो कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए बन गई थी, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री ये कहते थे कि इतनी बड़ी संख्या है कि उसका ध्यान रखना। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो विधायकों को ज्यादा वरीयता मिली, विधायकों को ज्यादा प्राथमिकता मिली, उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ कि कांग्रेस का संगठन लगातार हाशिए पर चलता चला गया, संगठन के नेताओं की पूछ परख कम होती चली गई। तो जाहिर तौर पे जरूरत से ज्यादा कोई चीज मिल जाए तो वो भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कांग्रेस के साथ वही हुआ था। 75 का जो नारा है वो एक नारा है। कांग्रेस अपने काम के दम पर और प्रचार के लिए जाहिर तौर पे पिछली बार अमित शाह ने 65 का नारा दिया था, इस बार कांग्रेस ने ये नारा दिया है, लेकिन सबको मालूम है कि हकीकत क्या है, जमीन पर वास्तविकता क्या है। कांग्रेस हद से हद 50 से जो ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बातचीत की जाती है तो 50 से 65 के बीच का आंकड़ा पेश कर पाती है। और कहीं ना कहीं रूपेश, यही एक कंफर्टेबल का आंकड़ा माना भी जा सकता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 75 जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में है तभी आप ये कहें कि 75 आता है। श्रीचंद्र सुंदरानी जी के पास जाऊंगी। श्रीचंद्र सुंदरानी जी, अगर कांग्रेस ये कहती है कि हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी से जीत रहे हैं तो उनका कंफर्टेबल कहीं आपके लिए अनकंफर्टेबल तो नहीं साबित होगा? देखिए, उनका आत्मविश्वास हमारे लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है, वो अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। भारतीय जनता पार्टी भी पूरे आत्मविश्वास के साथ, हमने पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश की टीम, जिलों की टीम के और जनता के बीच में अपना भी सर्वे कराया है और हमारे सर्वे में हम बहुत आसानी से किसी विधायक की जरूरत पड़े, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाने जा रही है और संख्या 52 से 55 के बीच में होगी, एक आध सीटें कम ज्यादा हो सकती है। अपने बलबूते की बात जब की आपने, तो राजेंद्र जी एक छोटा सा कमेंट आपसे ले लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर हमारे संवाददाता की तरफ चलेंगे। ये जो कंफर्टेबल मेजॉरिटी की बात आप लोग अब कर रहे हैं, 75 पार, जैसा कि रुपेश ने कहा कि एक नारा, तो वो जो नारा दिया, आपको क्या लगता है कि जब मंचों से तमाम बड़े नेता आपके कहते हैं जनता से, अब आवेदन कहें, निवेदन कहें, आदेश कहें, कुछ भी कहें, कहते हैं कि थोड़ा बहुत मत दीजिएगा, ज्यादा ही देना, पिछली बार से 1.5 गुना, नहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये अनकंफर्ट पहले से ही हो रहे थे क्या आप लोग अपने बगल वाले से? नहीं, दूर दूर तक नहीं। सबसे पहली बात तो यह है, कीर्ति जी, तृप्ति जी, ये सवाल किसने दागा है ये पता नहीं चलता, इसलिए आप पूरी जोड़ी को, जो बहुत सुदर्शन जोड़ी बैठी हुई है, दोनों को संबोधित करते हुए बोलना चाहूँगा मैं कि हम बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं हैं। हमको पहले दिन से मालूम है
क्योंकि ये चुनाव के समय हम उठ करके खड़े नहीं हुए हैं जनता की सेवा करने के लिए। बुनियादी बात समझिए, जिस दिन से हमारी 2018 में सरकार आई है उस दिन से विकास का पहिया सबसे पहले, अब बहुत लंबी श्रृंखला है, इसी आपके चैनल में कई बार हम लोग बैठ करके डिस्कशन कर चुके हैं कि राम जन्मभूमि से लेकर के किसानों के छोटे छोटे मामले और उनको लेकर के किस तरह से गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना चला और किस तरह से बहनों के उद्धार का काम हुआ। तो ये 5 साल तक अनवरत विकास का पहिया भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चलता रहा। चुनाव के समय हम अचानक खड़े हुए और ये कहा कि घोषणा कर दिया, ऐसा नहीं। और चूंकि जो घोषणा 2018 में किया था उसको हम लोगों ने पूरा करके दिखाया। केवल एक शराब वाला मामला, उसके भी पीछे बहुत सारे तर्क हैं, इसलिए हमने अभी के सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। नहीं किया, नहीं तो हमने। राजेंद्र जी, मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। हाँ पूछिए ना आप। सवाल ये था मेरा कि मंचों पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने कहा है कि थोड़ा बहुत मत दीजिएगा हमको सीटें, पिछली बार दी थी उससे 1.5 गुना ज्यादा ही दीजिएगा, नहीं तो जानते हैं बीजेपी क्या कर लेती है। तो ये अनकंफर्ट वाली स्थिति पहले से थी क्या जब चुनाव प्रचार में ये बोलना पड़ा? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के किस नेता ने इस तरह की बात कही। मैं तो तमाम सभाओं को संबोधित करता रहा, कभी इस तरह की बात मैंने नहीं कही और मेरी उपस्थिति में मुख्यमंत्री से लेकर के बाकी किसी ने भी नहीं कहा। यह जरूर है कि भारतीय राजनीति में पहली बार इस तरह का हम लोगों को उदाहरण देखने को मिल रहा है कि मणिपुर से चालू हुआ, फिर गोवा और उसके बाद में मध्य प्रदेश और उसके बाद में राजस्थान में भी कुछ प्रयास किया गया, सफल नहीं हुए, दूसरी बार फिर महाराष्ट्र में हुआ। तो ये तथाकथित ऑपरेशन लोटस, यानी आप संविधान को दरकिनार कर दो और चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे पर उतरो और शस्त्र के रूप में आपके पास तो, आप तो चतुर्भुज हैं, आपके पास तो शस्त्र हैं भाई, ईडी का शस्त्र है आपके पास, इनकम टैक्स का शस्त्र है, सीबीआई का आशंका है, इस बात का डर है कि इस तरह की जो कोशिशें हैं वो बीजेपी कर सकती है। इसी डर के साथ कहीं ना कहीं आपने चुनाव लड़ा होगा और इसी वजह से कह रहे हैं कि अब जो सीटें आ जाएंगी वो हमारे लिए कंफर्टेबल सीटें होने वाली हैं। लौटूंगी आपके पास। मनीष गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मनीष जी, बस्तर को लेकर के बात करते हैं। जब 12 सीटें कांग्रेस के खाते में आती हैं तो यह माना जाता है कि ये वही संभाग है जिस वजह से कांग्रेस सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो गई। लेकिन अब की बार जब हम एग्जिट पोल को देखते हैं तो एग्जिट पोल ये बताता है कि अब जो स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन हुआ है। पहले के मुकाबले जो बीजेपी उतनी मजबूत नहीं थी, जो 15 सीटों पर सिमटी थी, वो कहीं ना कहीं अब बढ़त बनाती नजर आ रही है। तो बस्तर संभाग की वो कौन सी ऐसी सीटें हो सकती हैं जहां पर खेल जो है वो कांग्रेस का इस बार बिगड़ता हुआ दिखाई दे सकता है? छत्तीसगढ़ का जो बस्तर इलाका है वो कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित इलाका है, आदिवासी अंचल है और जिस प्रकार की वहां की परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां लगातार उस इलाके को अपने आप में अलग रखती हैं। रही बात सीटों की, विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस 12-0 से यहाँ पर आगे थी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था पिछले चुनाव में, निश्चित रूप से देखिए इस बार वो 12 सीटें वापस कवर करना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी चूंकि 0 पर थी और भारतीय जनता पार्टी को अब सिर्फ इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ प्राप्त करना है। तो जो परिस्थितियां हुई इस बीच में 5 वर्षों में, उसमें इंद्रावती नदी का पानी काफी हद तक बह गया है और परिस्थितियां बदली हैं, चाहे धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे आदिवासियों के पेशा एक्ट का मामला हो, चाहे नक्सल प्रभावित इलाकों में फर्जी मुठभेड़ की बात हो। आज भी कई बड़ी संख्या में 4-5 जगहों पर आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है और कुछ प्रमुख सीटें आज भी फंसी हुई नजर आ रही हैं। जैसे कि कवासी लखमा जी जो मंत्री रहे हैं मतलब सरकार में और बस्तर जिले के सभी जिलों के प्रभारी मंत्री हैं, वो सीट भी उनकी फंसी हुई है। कहीं ना कहीं मोहन मरकाम की भी सीट फंसी हुई है, वो भी वर्तमान में मंत्री हैं, पूर्व पीसीसी चीफ हैं।
चित्रकूट विधानसभा की सीट जो है वर्तमान में जो पीसीसी चीफ है वो सीट फंसी हुई है। कुल मिलाकर के मुझे जो लग रहा है या जो लोगों में चर्चा है, लगभग 5 से 6 सीटें काफी नजदीकी और कड़ी टक्कर में है और यहाँ पर कुछ भी परिणाम आ सकता है। और इन परिणामों पर अगर गौर करें तो वोटिंग ट्रेंड जिस पर देखा जाए कि वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है, क्योंकि बस्तर में इस बार थोड़ी वोटिंग ज्यादा हुई है, लगभग 1.5%। मनीष जी, मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि बस्तर के लोग इस बार क्या तासीर रही है? तेंदुपत्ता बढ़ा करके दोनों ने बराबर कह दिया, तेंदुपत्ता फैक्टर हो सकता है क्या बड़ा? नहीं, देखिए बस्तर में कई मुद्दे हैं जो लगातार लोगों के बीच में सुर्खियों में रहे हैं। रही बात तेंदुपत्ता का, तो तेंदुपत्ता 2500 से 4000 कांग्रेस ने पहुंचाया है और अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसको 5500 में ले जाकर के खड़ा किया है, जो घोषणा पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है। तो तेंदुपत्ता का जहां तक अगर आंकड़ा देखेंगे तो तेंदुपत्ता जो पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था उस समय जो तेंदुपत्ता का उत्पादन था और आज के उत्पादन में काफी क्वांटिटी कम हुई है। रेट जरूर बढ़ा है पर क्वांटिटी कम हुई है। निश्चित रूप से रेट ज्यादा मिला है, इसलिए ये मुद्दा आदिवासियों के लिए काफी प्रभावी है और कांग्रेस के फेवर में जाता है। लेकिन जो मूल बात है, जो आदिवासियों में जो पेसा एक्ट को लेकर के लगातार असंतोष सामने आया है, कहीं ना कहीं आदिवासियों ने उसको धर्मांतरण से भी जोड़ा है। धर्मांतरण और दूसरे मुद्दे, संजीव गुप्ता जी, अगर मेन मूल मुद्दों की लेकर के हम बात करते हैं तो आखिर में वो कौन से मुद्दे होने वाले हैं जो एक पार्टी पर ज्यादा भारी पड़ सकते हैं? अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें थी 2018 के चुनाव के लिहाज से, तो वो बीजेपी के कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जो इस बार कांग्रेस को यहां पर नुकसान पहुंचाने में कामयाब मानते हैं आप, ग्राउंड पर जब आपने देखा हो तो? देखिए, जो हम लोगों ने असेसमेंट किया था और यहाँ पे अलग अलग हिस्सों में हम लोग जब गए थे तो मुझे 2-3 चीज़ें जो है, 2-3 मुद्दे हैं, 2-3 चीज़ें घोषणा पत्र आने के बाद। देखिए, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र बहुत कमजोर था और कांग्रेस का बहुत स्ट्रांग था। उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर था, जो मैं आपको पहले कह चुका हूँ। इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उतना ज़्यादा सरकार के खिलाफ नहीं था, लेकिन हाँ, दोनों ही जो पार्टी हैं, मुख्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों का घोषणा पत्र बहुत अच्छा था, बहुत ही शानदार था। काफ़ी मेहनत की गई थी दोनों ही पार्टियों द्वारा। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस बात को लेकर मुझसे सवाल कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का एक जो है, मुझे लगता है कि जो किसान का जो मुद्दा है, दोनों पार्टियों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में किसान का मुद्दा हमेशा से रहा है, जो तय करता है बहुत सारी चीज़ों को। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है कि 3100 रुपए में हम खरीदेंगे, 21 क्विंटल हम धान खरीदेंगे, तो उससे थोड़ा सा जो फायदा है वो किसानों को होता हुआ दिख रहा है इससे। मैं कुछ किसानों से, अभी मेरी 2-3 दिनों पहले बात हो रही थी, हमारी जब धान खरीदी को लेकर जब बात हो रही थी तब, तो कुछ लोगों का कहना था कि हम वेट कर रहे हैं कि किसकी सरकार बन रही है, हम उसी हिसाब से फिर धान खरीदी, धान अपना बेचेंगे। चीज तो सही में समझ में आ रही है कि कहीं किसान थोड़े इंतजार में हैं, आदिवासी किस इंतजार में, लेकिन मतदाता इस इंतजार में रहे कि कौन किसने किसको कितना दिया और उसके बाद मतदाता ने किसको कितना दिया, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। फिर से बैठेंगे साथ में। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये चर्चा कि किसका होगा छत्तीसगढ़, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन आज जो हमने चर्चा की है कीर्ति, इससे थोड़ा बहुत तो विश्लेषण होता है, समझ में आता है कि तस्वीर क्या बन रही है और तस्वीर साफ होगी 3 दिसंबर को। तो 3 दिसंबर को तस्वीर साफ होगी और वो तस्वीर लगातार सुबह से ही हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ किसका गढ़ बनने वाला है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।